जैसे खेल के मैदान के कुछ नियम होते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड लॉ ऑफ फिजिक्स के नियमों को फॉलो करता है। इंसान नेचुरली उत्साहित होता है और हम अक्सर फैमिलियर चीज़ों से बोर हो जाते हैं, लेकिन नए चीज़ों का पता लगाने के लिए हमें अस्तित्व की बेसिक बातें, स्पेस टाइम और उन कानूनों को समझने की ज़रूरत है जो कंट्रोल करते हैं कि इस रहस्यमय ब्रह्मांड में सब कुछ कैसे काम करता है। हम जानते हैं कि चीज़ें अंतरिक्ष के जरिए आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन जब वे ऐसा करते हैं वे टाइम के प्रेजेंट डायमेंशन के जरिए भी सफ़र करते हैं। जब चीज़ें धीरे धीरे चलती हैं तो हर चीज़ समझ में आती है, लेकिन जब कोई चीज़ लाइट के स्पीड के करीब पहुंचती है तो बहुत अजीब सी चीज़ें घटित होने लगती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप लाइट के स्पीड से सफ़र कर रहे हों तो क्या आप अभी भी शीशे में अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं? और क्या होगा अगर आप समय में पीछे जाकर घटनाओं को बदलने की कोशिश करें? इससे दिलचस्प सवाल सामने आते हैं, जैसे कि ब्रह्मांड ग्रैंडफादर पैराडॉक्स जैसी सिचुएशंस को कैसे संभालेगा। ये ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक उत्सुक हैं और उनका पता लगाना चाहते हैं। हमारे विशाल ब्रह्मांड में लाइट की स्पीड इस बात के लिए एक स्पीड लिमिट की तरह है कि चीज़ें कितनी तेज़ी से चल सकती हैं या घटित हो सकती हैं। यहाँ तक कि सबसे छोटे लेवल पर भी मॉलिक्यूल्स की तरह इंफॉर्मेशन लाइट के स्पीड से चलती है। लेकिन बात यह है, हमने सचमुच में लाइट की स्पीड को सीधे तौर पर नहीं मापा है। हमारे पास बस राउंड ट्रिप का डेटा है, जहाँ लाइट शीशे से उछलकर वापस आता है। हम मानते हैं कि स्पीड दोनों दिशाओं में समान है। अब कल्पना कीजिए कि हम पृथ्वी से मंगल ग्रह पर एक संदेश भेजते हैं। संदेश कहता है, यह सिग्नल आधी रात को भेजा गया था, अपनी घड़ियों को इसके हिसाब से एडजस्ट करें। हम जानते हैं कि सिग्नल को पृथ्वी से मंगल तक जाने और वापस आने में 24 मिनट लगते हैं। मंगल पर बसने वालों का मानना है कि लाइट की एक तरफ की स्पीड पूरे सफ़र की स्पीड की आधी है। इसलिए जब उन्हें संदेश मिलता है तो वे अपनी घड़ियों को आधी रात के 12 मिनट बाद एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन असलियत में लाइट ने मंगल ग्रह तक अपनी नॉर्मल स्पीड की सिर्फ 50% स्पीड से सफ़र की, जिससे वहां पहुंचने में पूरे 24 मिनट लगे। मंगल ग्रह पर रहने वालों को अपनी घड़ियां में एडजस्ट करने का मैसेज मिलता है, ये सोचकर कि यह आधी रात के 12:12 पर भेजा गया है। इस बीच पृथ्वी पर वापस आने वाला सिग्नल तुरंत घटित होता है। जब पृथ्वी पर वैज्ञानिकों को मैसेज मिलता है तो उनकी घड़ियां 12:24 दिखाती हैं। वे मानते हैं कि मंगल ग्रह का सिग्नल आने में 12 मिनट लगे। वे सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, भले ही समय में 12 मिनट का अंतर हो। यह उदाहरण दिखाता है कि जब समय की रहस्यमय प्रकृति को जानने की बात आती है तो लाइट की स्पीड को समझना कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन असलियत में समय क्या है और हम इसे कैसे डिफाइन करते हैं? जब हम समय के बारे में सोचते हैं तो हम आमतौर पर बदलते मौसम की कल्पना करते हैं या किसी से कब और कहाँ मिलना है, इसका प्लान बनाने के लिए इसे एक यूजफुल टूल के रूप में देखते हैं। टिक टिक करती घड़ी सूर्य के चारों ओर हमारे ग्रह की गति को दर्शाती है। चुनौती यह है कि अंतरिक्ष और समय में घूमना समान नियमों को फॉलो नहीं करता है। अंतरिक्ष के 3 डायमेंशंस में स्पीड लिमिट 1,86,282 मील प्रति सेकंड है। लेकिन क्या इसकी कोई लिमिट है कि समय कितनी तेज़ी से या धीमी गति से गुजर सकता है? पृथ्वी रिलेटिवली धीमी गति से सूर्य के चक्कर लगाती है, और यहाँ तक कि हमारे ग्रह पर भी कोई यूनिवर्सल क्लॉक नहीं है जिसे हम सभी जगह एक सामान्य रूप में इस्तेमाल कर सकें। जैसा कि आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी थ्योरी ने भविष्यवाणी की थी, हम में से हर एक के लिए समय अलग अलग तरीके से बीतता हुआ प्रतीत होता है। स्पीड और टाइम के बीच के अजीब संबंध को समझने के लिए हमें उन चीज़ों को देखना होगा जो बेहद तेज़ चलती हैं। जब ऑब्जेक्ट्स अंतरिक्ष में तेज़ी से चलती हैं तो असल में वे समय में धीमी हो जाती है। इसे रिलेटिविस्टिव टाइम डायलेशन कहा जाता है। तो अगर आप मैक्सिमम स्पीड से सफ़र करते हैं तो क्या होता है? फोटोन लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और इनका कोई वजन नहीं होता। वे हमेशा लाइट की स्पीड से सफ़र करते हैं, न तो धीमी और न ही तेज़। इस वजह से उनका समय नहीं कटता, उनकी यात्रा तुरंत होती है, भले ही हम अंतरिक्ष में चलते हुए समय को गुजरते हुए देख सकते हैं। आइए एक सिचुएशन की कल्पना करें। एक रॉकेट लाइट की स्पीड के 99% की गति से उड़ रहा है। रॉकेट के अंदर कोई उस दिशा में गेंद फेंकता है जिस दिशा में रॉकेट चल रहा है। रेगुलर फिजिक्स में हम रॉकेट और गेंद की स्पीड बढ़ने की उम्मीद करेंगे। अब अगर रॉकेट पर मौजूद व्यक्ति इसके बजाय टॉर्च जलाता है तो कुछ दिलचस्प घटित होता है। गेंद के विपरीत लाइट की स्पीड को बढ़ावा नहीं मिलता है। रॉकेट पर मौजूद लोग और पृथ्वी से देखने वाला कोई भी व्यक्ति टॉर्च से लाइट को एक ही स्पीड से चलते हुए देखेगा। लाइट की ये स्पीड वहीं रहती है, चाहे रॉकेट कितनी भी तेज़ी से घूम रहा हो। कल्पना कीजिए कि आप एक सुपर फास्ट मोटरसाइकिल पर हैं जो लाइट की स्पीड से एक बहुत लंबी और खाली सड़क पर चल रही है। अब
आप साइड मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ट्रिकी है। मिरर भी लाइट की स्पीड से दौड़ रहा है, तो आपके चेहरे से रिफ्लेक्टिंग लाइट मिरर तक कैसे पहुँचता है? अगर कोई आपको देख रहा है तो ऐसा लग सकता है कि आपके चेहरे से उछलती हुई रोशनी लाइट की स्पीड से भी तेज चल रही है। ये एक समस्या है क्योंकि ये फिजिक्स के नियमों के विरुद्ध है। हालांकि अगर कोई रिफ्लेक्शन नहीं है तो ये बताता है कि लाइट की स्पीड स्थिर नहीं रह रही है। इन अजीब सिचुएशन से बचने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि हर कोई लाइट की स्पीड को एक ही तरह से मापे, ब्रह्मांड के पास कुछ तरकीबें हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के करीब पहुंचती है तो हमारे लिए समय धीमा हो जाता है और ऑब्जेक्ट सिकुड़ती हुई प्रतीत होती है। एक विजुअल डिस्टॉर्शन भी है जहां एक चलती हुई ऑब्जेक्ट घूमती हुई दिखाई देती है, जिसे टेरेल पेनारोज इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। कुछ लोग क्या सोचते हैं, इसके बावजूद ऑब्जेक्ट भारी नहीं होगी, इसके बजाय यह काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। सबसे अजीब बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ हमें रियल लगेंगे। अगर कोई व्यक्ति सच में तेजी से यात्रा कर रहा है तो उसे सब कुछ सामान्य लगेगा। उन्हें ऐसा महसूस नहीं होगा कि वे हिल रहे हैं। समय हमेशा की तरह बीत जाएगा और उनका शरीर वैसा ही रहेगा। एक तेज रॉकेट के अंदर मौजूद व्यक्ति के लिए खिड़की के बाहर की चीजें अजीब लग सकती हैं और आकार बदल सकती हैं, लेकिन वे कुछ अलग महसूस नहीं करेंगे। यह पता लगाना मुश्किल है कि इन अजीब डिस्टॉर्शंस को एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, क्योंकि कंपेयर करने का कोई निश्चित तरीका नहीं है। क्योंकि स्पीड रिलेटिव है, इसीलिए यह बताना कठिन है कि कौन चल रहा है और कौन स्थिर है। ये ऐसा है जैसे हम में से हर एक के पास अनोखा चश्मा है जो रियलिटी का थोड़ा अलग वर्जन दिखाता है। ऑप्टिकल इल्यूजन के विपरीत टाइम डायलेशन रियल है जिसे बदला नहीं जा सकता। जब कोई रॉकेट धीमा हो जाता है और रुक जाता है तो अंदर मौजूद लोग और पृथ्वी पर मौजूद कोई व्यक्ति अपनी घड़ियों की तुलना कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वे अलग अलग समय दिखाती हैं। समय हमेशा एक ही दिशा में चलता है, हमें आगे बढ़ाता है। हमने ये पता लगा लिया है कि समय को तेज़ी से कैसे आगे बढ़ाया जाए, लेकिन अतीत में पीछे जाने के बारे में क्या? अगर हमारे स्थिर रहने पर समय अपनी रेगुलर स्पीड से चलता है और लाइट की स्पीड पर रुकता है, तो ये सोचना नॉर्मल है कि समय में वापस सफ़र करने के लिए सुपर फास्ट स्पीड की आवश्यकता होगी, शायद लाइट से भी तेज़। अभी के लिए हम समझते हैं कि लाइट की स्पीड टाइम और स्पेस दोनों के माध्यम से सफ़र करने के लिए एक लिमिट की तरह है। हमारे पास एकमात्र चॉइस ये है कि इन डायमेंशंस के बीच उस स्पीड का यूज़ कैसे किया जाए। आज भी हम समय में पीछे मुड़कर देख सकते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा से पृथ्वी तक लाइट को पहुंचने में लगभग 1.3 सेकंड का समय लगता है। इसलिए जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो हम देखते हैं कि 1 सेकंड पहले यह कैसा था। अगर दूरी बहुत ज़्यादा है तो हम और भी ज़्यादा दूर का अतीत देख सकते हैं। एक ऐसे दिन की कल्पना करें जब हम न सिर्फ समय में पीछे मुड़कर देख सकें, बल्कि बिना किसी कॉस्मिक स्पीड लिमिट को तोड़े रियलिटी में वहां ट्रैवल कर सकें। यह कैसे संभव हो सकता है, इस पर वैज्ञानिक कुछ विचार लेकर आए हैं। इन विचारों में से एक टिपलर सिलेंडर नामक एक विशाल स्ट्रक्चर है। यह एक अविश्वसनीय रूप से लंबी ट्यूब की तरह है जिसमें बहुत सारा मांस एक साथ कसकर पैक किया गया है और सच में बहुत तेजी से घूम रहा है। विचार यह है कि यह मेगा स्ट्रक्चर अपने चारों ओर समय को मोड़ सकता है। अगर भविष्य में हमने इस चीज़ का निर्माण किया और इसके चारों ओर किसी तरीके से एक स्पाइरल में इसके रोटेशन को फॉलो करते हुए उड़ान भरी, तो हम समय में पीछे सफ़र करने में सक्षम हो सकते हैं। हमारा अंतरिक्ष यान सिलेंडर के जितना करीब होगा, जो ब्लैक होल की तरह बहुत ज़्यादा डेंस होगा, हम उतनी ही तेज़ी से अतीत में जा सकते हैं। एक बार जब हम यह पता लगा लेते हैं कि हमें समय में कितना पीछे जाना है, तो हमें बस अंतरिक्ष यान को टिपलर टाइम मशीन से दूर ले जाना होगा। सोचिए, अगर समय एक सीधी रेखा में न चले जैसा हम सोचते हैं, इसके बजाय ये सब मिक्स्ड है और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच कोई रियल डिफरेंस नहीं है। इस विचार को ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी या एटर्नलिज्म कहा जाता है। ये ऐसा है जैसे समय एक बिग ब्लॉक है और हर पल पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक ही समय में घटित हो रहा है। इस ब्रह्मांड में अगर यह सच है तो हम शायद अतीत में सफ़र कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, अगर भविष्य पहले से मौजूद है तो इसका मतलब है कि सब कुछ पहले से ही तय है और हमारे पास असलियत में खुद की कोई इच्छा नहीं है। ये लूप्स से भरी दुनिया की तरह है जहाँ भविष्य की चीज़ें अतीत की चीज़ों को अफेक्ट करती हैं और अतीत की चीज़ें भविष्य को। एक पुरानी किताबों की दुकान में एक स्पेशल नोटपैड खोजने की कल्पना करें। यह आपको एक फेमस लेखक बनने के लिए प्रेरित करता है। आप एक किताब लिखते हैं और जिस दिन आप उसे ख़त्म करते हैं उसी दिन आप फिर से उस पुरानी किताबों की दुकान के पास से गुजरते हैं। ड्राफ्ट आपके बैग से बाहर गिर जाता है और स्टोर मालिक इसे अलमारियों पर रखने का फैसला करता है।
ये वही नोटपैड है जो आपको वर्षों पहले मिला था। ये लूप सब कुछ कंट्रोल करता है और इसमें दूसरी चॉइसेस या चेंजेस के लिए कोई जगह नहीं है। इनमें से कुछ लूप समय के साथ बड़ी पहेलियां भी बनाते हैं जिन्हें पैराडॉक्स कहा जाता है, जिससे चीज़ें और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। इमेजिन कीजिए कि एक दिन आपको टाइम मशीन बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस के साथ एक रहस्यमय पत्र मिलता है। इसे किसने भेजा, इसका कोई सुराग नहीं है। सालों बाद आप टाइम मशीन बनाने में सफल होते हैं। आप पत्र के बारे में सोचते हैं जब वो आपको मिला था। उत्सुकता में आकर आप अपने युवा वर्जन को वही पत्र देने के लिए समय में पीछे सफ़र करते हैं। पता चला आपने ही इसे भेजा था, लेकिन ये सब कैसे शुरू हुआ ये अभी भी एक रहस्य है। ये एक लूप की तरह है जिसका कोई क्लियर शुरुआत या अंत नहीं है। ये बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स नामक एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। टाइम लूप समय के साथ खराब हो सकता है और टाइम मशीन पुरानी और अनुपयोगी हो सकती है। भले ही आप लूप के बारे में जानते हों और हर चीज़ की योजना बनाते हों, फिर भी कई पैराडॉक्सेस हैं। उदाहरण के लिए ग्रैंडफादर पैराडॉक्स में आप अपने दादा दादी को मिलने से नहीं रोक सकते, क्योंकि इसका मतलब होगा कि आप टाइम मशीन का उपयोग करने के लिए मौजूद नहीं रहेंगे। लेकिन रिसेंट रिसर्च से पता चलता है कि पैराडॉक्सेस के बिना समय यात्रा संभव हो सकता है। आप वापस जा सकते हैं और काम कर सकते हैं, लेकिन टाइमलाइन अपने आप एडजस्ट हो जाएगी ताकि परिणाम वही रहे। ये बिना कोई पैराडॉक्स पैदा किए अतीत और भविष्य की घटनाओं को फिर से लिखने जैसा है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के साथ एक अजीब सिचुएशन की कल्पना करें। मान लीजिए कि आप कुछ बदलने के लिए समय में पीछे जाते हैं, जैसे अपने दादाजी को रोकना। लेकिन जब आप अपने वर्तमान समय में लौटते हैं तो आपको पता चलता है कि वह असलियत में आपके दादा नहीं थे, या शायद वह जीवित हैं, बदल गए हैं, और आपने जो किया उससे उन्हें मुश्किल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या बदलने की कोशिश करते हैं। आप सिर्फ चीज़ों के घटित होने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं, फाइनल रिजल्ट को नहीं। अब वैज्ञानिकों के पास इस पैराडॉक्स को हल करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का उपयोग करने का एक विचार है। क्वांटम दुनिया में क्वांटम सुपरपोजिशन नामक एक हैरान करने वाली चीज़ है। इसका मतलब है कि छोटे पार्टिकल्स एक ही समय में अलग अलग रूपों में मौजूद हो सकते हैं, जैसे दो स्थानों पर होना या एक साथ दो गुणों में होना। उन्होंने इस विचार को ग्रैंडफादर पैराडॉक्स पर लागू किया और कुछ दिलचस्प पाया। अतीत को बदलने की कोशिश करने वाला एक समय यात्री एक ही समय में एक ही अतीत के कई वर्जन में मौजूद हो सकता है। एक वर्जन में वे ऐसी घटनाएं बनाने में फेल हो जाते हैं जिसके कारण उनके दादा की मृत्यु हुई और इतिहास नॉर्मली चलता रहता है। दूसरे वर्जन में वे सफल होते हैं। दोनों वर्जन तब तक रियल हैं जब तक कोई इसे मेजर या ऑब्जर्व नहीं करता। समाधान तब होता है जब कोई इस लूप को देखता है। उस क्षण ब्रह्मांड दो परिणामों में से एक पर निर्णय लेता है। यह सिर्फ एक थ्योरेटिकल आइडिया नहीं है, यह वैसा ही है जैसा फेमस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होता है। यहाँ तक कि सूर्य के कोर में भी अभी क्वांटम सुपरपोजिशन हो रहा है। तो ब्रह्मांड हमेशा एक ही समय में अलग अलग रूपों के मिश्रण में मौजूद हो सकता है, शायद सिर्फ दो से ज़्यादा। शायद समय यात्रा के इन पैराडॉक्सेस में हम घटनाओं के क्रम का पता नहीं लगा पाते। इसका कारण यह है कि समय एक सीधी रेखा में नहीं चलता है, लेकिन एक विचार है जो अतीत में समय यात्रा को समझ सकता है और फ्री विल समस्या को भी हल कर सकता है। इसे मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। यहाँ बताया गया है कि यह कैसे काम करता है। ब्रह्मांडों के एक ग्रुप का चित्र बनाएं। हर बार जब आप अतीत की यात्रा करते हैं तो एक नया ब्रह्मांड ओरिजिनल ब्रह्मांड से अलग हो जाता है। पहले ब्रह्मांड में आप टाइम मशीन इंस्ट्रक्शंस के साथ एक पत्र लिखते हैं। जब आप अतीत की यात्रा करते हैं तो आप एक नए ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। इस दूसरे ब्रह्मांड में आप अपने एक अलग वर्जन से मिलते हैं और उन्हें पत्र देते हैं। ये वर्जन बड़ा होता है, एक फिजिसिस्ट बन जाता है, एक टाइम मशीन बनाता है और एक और ब्रह्मांड बनाता है जहां आपके दूसरे वर्जन को वही लेटर मिलता है। तो यहाँ विचार ये है, जब आप समय में पीछे जाने का साइकिल शुरू करते हैं तो ये लगातार चलता रहता है, जिससे ब्रह्मांडों का एक जटिल जाल बनता है। हर एक ब्रह्मांड में घटनाओं का अपना वर्जन होता है। अभी ब्रह्मांड में हर एक घटना जिसके अलग अलग परिणाम हो सकते हैं, सभी संभावना के लिए एक अलग ब्रह्मांड बनाती है। गणित में इन्फिनाइट मंकी थ्योरम नामक एक चीज़ होती है। इसमें कहा गया है कि अगर एक बंदर के पास अनगिनत प्रयास और पर्याप्त समय हो तो वह अंततः विलियम शेक्सपियर के कार्यों की तरह कुछ टाइप कर सकता है। अगर हमारे ब्रह्मांड में सच में ऐसा कुछ असंभावित घटित हुआ तो यह मैनी वर्ल्ड थ्योरी का प्रूफ होगा। अगली बार जब आप कुछ अत्यधिक असंभावित देखें तो उसके बारे में सोचें। क्या होगा अगर ब्रह्मांड ने एक सिक्का उछाला और सभी बाधाओं के बावजूद ये चित्त या पट पर नहीं बल्कि अपनी तरफ पूरी तरह से संतुलित होकर गिरा? क्या आपको लगता है कि हम कभी समय को पीछे ले जाएंगे, या समय ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें इस भ्रमित दुनिया को समझने में मदद करता है? मुझे कमेंट्स में बताएं
और इस तरह की और कंटेंट के लिए बने रहें। देखने के लिए धन्यवाद।